जिसमें ओबीसी के संदर्भ में कई विषय चर्चा के लिए रखे गए। देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। अभी हमारे कुशवाहा जी कह रहे थे कि ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। तो मैंने देश भर में मैं ये कह रहा हूं कि इस नारे को थोड़ा बदल लिया जाए। ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है के बजाय बस जगाने की देर है, ये नारा लगाया जाए। केवल जागने की देर है तो इंतजार करते रहेंगे। कुंभकर्ण जो रामायण में पात्र हैं, वो 6 महीने में एक बार जगते थे। ओबीसी 75 साल में अभी नहीं जगा है पूरी तरीके से, तो 500 साल तक इंतजार करे क्या? 500 साल तक ना हम स्टेज पर बैठे लोग रहेंगे, ना आप लोग रहें। तो 500 साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। जगाने के काम में हम लोग लगे हुए हैं, तो जगाने के काम में लगना होगा। तो नारा बदलना होगा कि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है, ये नारा लगाना होगा। तो अपनी जिम्मेदारी तय होगी कि हमें जगाना है, तब जगे। दूसरी बात साथियों की, ये ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही? लंबा इतिहास है, कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार गई, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। मैं एक दिन सोच रहा था कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की और हमारी क्या दुश्मनी थी। जब अंग्रेज दुश्मन थे इस देश के, वो गिनती करते थे, तो आखिर नेहरू की हमसे कौन सी दुश्मनी थी जो हमारी गिनती को रोक दिया? ये मैं सोच रहा था तो सोचते सोचते मुझे समझ में आया कि देश का पहला प्रधानमंत्री जब नेहरू को बनना था, तो बहुमत नेहरू जी के पास में नहीं था। नेहरू जी के पास बहुमत नहीं था, क्योंकि कांग्रेस महासमिति में जो चुनाव हुआ, उसमें सरदार पटेल को बहुमत मिला, सरदार पटेल को समर्थन मिला। लेकिन गांधी जी ने जबरदस्ती से पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। तो नेहरू जी को यह बात समझ में आ गई कि कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, हमारे पुरखे पूर्वजों ने कांग्रेस बनाई, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने बनाई, इसके बावजूद कांग्रेस के अंदर हमारा समर्थन नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन है। अगर ये जाति आधारित जनगणना होती रही तो हर 10 साल में आंकड़े आएंगे। क्या आंकड़े आएंगे? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। एक बार में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलती, 2 बार में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तीसरे बार में तो ओबीसी के दिमाग की बत्ती जल जाती कि जब हम 52% हैं, ये 3.5% है, तो 52 वाला 3.5 के पीछे क्यों रहेगा? 52 वाला 3.5 को प्रधानमंत्री क्यों बनाएगा? अगर ये दिमाग की बत्ती जल जाती तो फिर देश में ब्राह्मण कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ये बात पंडित नेहरू को समझ में आती थी, इसलिए गिनती रोकने का काम किया। क्योंकि 1931 के बाद 41 में आधी अधूरी जनगणना हुई, और 41 के बाद 51 में जनगणना होने वाली थी, और 51 के बाद पहला आम चुनाव था। अगर ये जाति आधारित जनगणना के आंकड़े आते तो इसका बहुत बड़ा असर 52 के चुनाव पर होता। इसलिए जानबूझकर षड्यंत्र करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गिनती रोकी। केवल गिनती ही नहीं रोका, मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर ओबीसी का आरक्षण क्यों रोकते हैं लोग? ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ इतना क्यों रहते हैं? क्योंकि एससी एसटी को पहले से आरक्षण मिला था। अगर ओबीसी को भी उसी समय आरक्षण मिल जाता तो ओबीसी भी आरक्षित वर्ग में आ जाता, और अगर ओबीसी भी आरक्षित वर्ग में आ जाता तो एससी एसटी ओबीसी की एकता
कायम हो जाती, ओबीसी एससी एसटी की एकता बन जाती, और अगर ओबीसी एससी एसटी की एकता बन जाती तो माइनॉरिटी अलग नहीं रहता, माइनॉरिटी भी इसमें शामिल हो जाता और देश में बहुजनों की सरकार हमेशा के लिए बन जाती। ये दिमाग लगाकर रोका गया। ये केवल अधिकार वंचित करने का मामला नहीं है, बल्कि अल्पसंख्य ब्राह्मणों का भारत की सत्ता पर मजबूती से पकड़ बनाकर रखने का मामला है। इसलिए जितने भी प्रधानमंत्री बने, आजादी के 75 साल में ओबीसी का नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो कोई 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना, शेड्यूल ट्राइब का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की है, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बना। अरे जिनकी आबादी देश में 85 से 90% है, उनका प्रधानमंत्री ही नहीं बनता, और जिनकी आबादी देश में 3.5% है, वो प्रधानमंत्री बनते भी है और प्रधानमंत्री बनाने का भी काम करते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है। एक ओबीसी होकर के भी जाति जनगणना नहीं कर रहे हैं, तो बेचारे नरेंद्र मोदी जी कैसे कर लेते? कोई अपने दम पर बन गए हैं, इसलिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बेचारा नरेंद्र मोदी कहता हूं। बेचारा नरेंद्र मोदी इसलिए कहता हूं कि पंडित जी लोगों ने बनाया, आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया, नरेंद्र मोदी खुद नहीं बने, नरेंद्र मोदी को बनाया गया, और जिसने बनाया ताकत उसके पास में है, नरेंद्र मोदी के पास में ताकत नहीं है। इसलिए मंत्री जाते हैं आरएसएस के मोहन भागवत को मिलने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले गए थे, शिंदे साहब। महाराष्ट्र में मराठा बहुत मजबूत समाज है, ऐसा माना जाता है, लेकिन उनको भी ब्राह्मण के पास जाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है। तो एक्चुअल पावर इन लोगों के हाथ में नहीं है, एक्चुअल सत्ता इन लोगों के हाथ में नहीं है, एक्चुअल सत्ता ब्राह्मणों के पास में है। और इसलिए नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि ओबीसी के हित में कोई काम कर दे, और इसलिए नरेंद्र मोदी ओबीसी की गिनती को नहीं कर सकते। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो गांव में कठपुतली की नाच होती थी। कठपुतली की नाच जब होती थी तो कठपुतली दिखाई देती थी नाचते हुए, मगर जो नचाने वाला होता था वो दिखाई नहीं देता था। जैसे कठपुतली नाचते हुए दिखाई देती थी मगर नचाने वाला दिखाई नहीं देता था, वैसे ही नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं मगर नचाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात को हमको समझना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें रखा गया है कि अगर ओबीसी हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है, तो फिर ब्राह्मण ओबीसी की गिनती का विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे जिन ब्राह्मणों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, छुआछूत बनाया, ऊंच नीच बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को शूद्र बनाया, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, उन ब्राह्मणों ने ओबीसी जो आज की तारीख में है उन्हें शूद्र घोषित किया था, और जिनको शूद्र घोषित किया था उनको ही आज हिंदू कह रहे हैं। जिन लोगों ने शूद्र कहा था वही हिंदू कह रहे हैं। जब शूद्र कहा था तो मतलब क्या था, मकसद क्या था शूद्र कहने का? शूद्र कहने का मकसद यह था कि ओबीसी को अधिकार वंचित किया जाए, पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, और इनके कान में अगर ज्ञान का शब्द पड़े तो शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए, आंख से देख ले तो सूजा डाल दिया जाए, उच्चारण करे तो जीभ काट लिया जाए। जो ऐसे ऐसे कानून बनाए थे वही लोग आज हिंदू कह रहे हैं। जब वो शूद्र कह रहे थे हमको, तब उनका मकसद था हमें अधिकार वंचित रखना। आज वो हमें हिंदू कह रहे हैं तो आज भी उनका मकसद है हमें अधिकार वंचित रखना, और अधिकार वंचित का अर्थ होता है गुलाम, तो हिंदू का भी अर्थ होता है गुलाम। इसका मतलब ये है हिंदू सुनने से खुश होने की जरूरत नहीं है, हिंदू शूद्र का पर्यायवाची ही है। ये बात ओबीसी के लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो शूद्र कह करके वो हमको अधिकार वंचित करना चाह रहे थे, आज हिंदू कहकर अधिकार वंचित करना चाहते हैं।
और हिंदू कहकर मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर शूद्र कहेंगे, लाठी निकालेगा ओबीसी का आदमी, दौड़ाएगा, और दौड़ाएगा तो भागने से रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए अब शूद्र नहीं कहते, आपको अच्छा लगे इसलिए हिंदू कहते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और क्या कहते हैं, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। अब ओबीसी का आदमी फूल के एकदम से, अरे सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा? 100 साल मुसलमान बच्चे पैदा करेंगे, 200 साल पैदा करेंगे, 300 साल पैदा करेंगे। जब 200, 300, 400 साल वो बच्चे पैदा करेंगे, जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तब देश पर मुसलमानों का कब्जा होगा। तो इतना समझ में आ गया कि 200, 300, 400 साल बाद जब मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे, तब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? मुसलमान की संख्या बढ़ जाएगी तो उनका कब्जा हो जाएगा। छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि हमारी तो संख्या आज ही ज्यादा है, तो आज ही हमारा कब्जा हम क्यों नहीं कर लेते? आज अगर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो जाए तो ये 90% है, तो ये 90% लोग तो आज कब्जा कर सकते हैं। और जो हमें अधिकार वंचित कर रहे हैं, हम खुद ही शासक बनके अपना हक अधिकार ले सकते हैं, अपने साथ तो न्याय कर ही सकते हैं। और जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया उनको भी 3.5% देकर उनके साथ भी न्याय कर सकते हैं। ये अगर हमको समझ में आ जाए तो ये हमको कर लेना चाहिए। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। जब मंडल कमीशन का मामला आया, तब बाबरी मस्जिद गिराने के नाम पर ओबीसी का समर्थन ले लिया गया और मंडल कमीशन के मुद्दे को हवा में उड़ा दिया गया। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में क्रिमिनल लगा दिया गया। और इसका नतीजा यह हो गया कि आज तक ओबीसी को ओबीसी का हक अधिकार नहीं मिला। जब ओबीसी की लड़ाई मजबूत होती है, जब ओबीसी की लड़ाई मजबूत होती है, जब इस देश में बहुजनों की ताकत बनती है। बाम सेठ की पहली फसल जब कटने के लिए तैयार थी 90-92 में, तब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा खड़ा किया गया था। आज जब दूसरी फसल तैयार है तो मंदिर बना करके उसका हल्ला मचाया जा रहा है। समझने की जरूरत है, तब ओबीसी के मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, ओबीसी के साथ धोखा हुआ। आज जाति आधारित जनगणना और ईवीएम की लड़ाई देश में चल रही है। इस लड़ाई को धार्मिक ध्रुवीकरण करके दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको समझने की जरूरत है कि हमारे मुद्दे जब खड़े होते हैं, हमारी लड़ाई जब मजबूत होती है, तब हमारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए धार्मिक इशू खड़ा किया जाता है। 3 समय हम हिंदू होते हैं। अगर मुसलमान से लड़ना है तो हम बढ़िया वाले हिंदू हैं, चंदा देना है तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, वोट देना है तो बढ़िया वाले हिंदू हैं। अगर हम अपने हक अधिकार की बात करें तब हम हिंदू नहीं होते हैं, तब तो हम शूद्र हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, आदिवासी हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते हैं। ये जो साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को भी अब पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। और जिस राम मंदिर का ढिढोरा पीटा जा रहा है, अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो वाल्मीकि रामायण में एक पात्र है शंभू। शंभू वध एक चैप्टर है, आप पढ़ो शंभू कौन थे। वाल्मीकि रामायण की भाषा में शंभू शूद्र थे और आज की संवैधानिक भाषा में जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया वही ओबीसी वर्ग के लोग हैं। इसका मतलब शंभू कोई और नहीं थे, वो ओबीसी थे। एक ओबीसी की हत्या करने वाले का मंदिर बनने पर सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को मोबिलाइज करने का काम आरएसएस, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ओबीसी के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ओबीसी को यह बात भी समझने और समझाने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां जहां अयोध्या है उसका प्राचीन नाम साकेत है। और साकेत क्या है? साकेत बौद्धों की नगरी है और तथागत बुद्ध ने वहां 16 वर्षावास किए। वो बुद्धिस्टों की ऐतिहासिक धरती है, बुद्धिस्टों की भूमि है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जब लॉकडाउन में चोरी से मंदिर निर्माण के लिए खुदाई हो रही थी तो वहां से जो अवशेष निकले, वो अवशेष किसके निकले? अवशेष बौद्धों को निकले। इस देश में जो सम्राट अशोक की विरासत है, जो तथागत बुद्ध की विरासत है, जो राजा प्रसेनजित की विरासत है,
है वो हम तमाम मूल निवासियों की गौरवशाली विरासत है। तो एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, मंदिर का मुद्दा उठाकर हमारे हक अधिकार खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि जो हमारे बौद्धों की गौरवशाली विरासत है उस गौरवशाली विरासत पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने का काम भी इसके साथ ही साथ में हो रहा है। इसलिए ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को भी ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। यही लोग जब विदेश में जाते हैं कहते हैं हम तथागत बुद्ध के देश से आए हैं, कहते हैं हम सम्राट अशोक के देश से आए हैं, और यही लोग जब भारत में रहते हैं तो तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजीत की गौरवशाली जो विरासत है उस विरासत को खत्म करने का काम, उसको दबाने का काम, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने का काम करते हैं। तो ये जो साजिश देश में चल रही है इस साजिश को से भी निपटने का काम करना होगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। पानी सर के ऊपर जा रहा है, अभी सर तक नहीं रह गया, ऊपर जा रहा है। और इसलिए जब पानी सर के ऊपर जा रहा है तो अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, इस लड़ाई को लड़ने का काम करना होगा। वो बार बार हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा करते हैं और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। अरे हिंदू मुसलमान की लड़ाई में हमको लगता है कि नुकसान मुसलमान का हो रहा है, केवल मुसलमान का नुकसान नहीं हो रहा है। मुसलमान की तो मस्जिद जा रही है, हमारे तो सारे हक अधिकार जा रहे हैं। अगर हमारे लोग बाबरी मस्जिद गिराने में नहीं गए होते, अपने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ते, तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी के लोगों को मिली होती, करोड़ों नौकरियां भी चली गई। और जो लोग मंदिर के लिए लड़े थे उनको मंदिर के ट्रस्ट में जगह भी नहीं किया। मतलब ओबीसी का इस्तेमाल करो और ओबीसी को फेंक दो, ये षड्यंत्र देश में चल रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर जमीन के नीचे खोदना है, जमीन के नीचे देखना है, तो जिसका जमीन के नीचे निकलेगा उसको देना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि आप मस्जिद के नीचे खोदोगे और कहीं भी खोजोगे और खुद कब्जा करोगे, ये नहीं चलेगा। अगर जमीन के नीचे की बात मानना है तो जिसका जमीन के नीचे निकलेगा उसको देना पड़ेगा। अगर अयोध्या में साकेत में जमीन के नीचे बौद्धों का निकला है, अगर अयोध्या में साकेत में जमीन के नीचे बौद्धों का निकला है तो बौद्धों को देना चाहिए। अगर जमीन के नीचे बौद्धों का है तो बौद्धों को देना चाहिए, लेकिन बौद्धों को देने की बात नहीं हो रही, ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से काशी मथुरा का मामला चल रहा है, इसी प्रकार से हम लोगों ने नोटिस दिया सोमनाथ मंदिर के लिए। तो ये जो सारा षड्यंत्र देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को ओबीसी के लोगों को ठीक से समझने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हम लोग लगातार ये अभियान चला रहे हैं कि ओबीसी समाज को जागृत किया जाए। अब जहां तक राहुल गांधी का मामला है, तो अब राहुल गांधी का जो मामला है, राहुल गांधी बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार कि हमने जाति आधारित जनगणना किया, हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना किया, हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना किया। कहां किया? सर्वे किया और कहा जाति जनगणना किया, जाति जनगणना नहीं किया, सर्वे किया और झूठ बोलते हैं कि हमने जनगणना किया, सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं किया। अगर सेंसस एक्ट 1948 एक्ट के तहत अगर जनगणना होती तो फिर क्या होता, उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती, उस पर इंप्लीमेंट होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो जनगणना नहीं थी, ओबीसी के साथ धोखेबाजी थी, केवल सर्वे करने का काम किया। और इतना ही नहीं, कई राज्यों में राहुल गांधी की स्टेट में सरकार थी, अभी कुछ में चली गई, कुछ में है। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में जनगणना करके आरक्षण देने का काम किया, क्या कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, क्या कांग्रेस वो देने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस दे रही है? इसलिए ये खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जब मंडल कमीशन की बात चल रही थी तो कांग्रेस भी मंडल कमीशन के विरोध में थी और बीजेपी भी मंडल कमीशन के विरोध में थी। आज जाति जनगणना की बात चल रही है तो आज कांग्रेस भी जाति जनगणना के विरोध में है, बीजेपी भी जाति जनगणना के विरोध में है। लेकिन हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए वामन मेश्राम साहब को, जिन्होंने जाति जनगणना का मामला इतना जोर शोर से उठाया, इतना जोर शोर से उठाया कि आज सबको हां में हां मिलाने की मजबूरी हो गई। केवल राहुल
राहुल गांधी थोड़े ही बोल रहे हैं, अमित शाह भी तो बोल रहे हैं कि हम जनगणना के समर्थन में हैं, हम विरोध में नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी है, डिप्टी सीएम है, वैसे उनको सीएम प्रचारित किया गया था, मगर बाद में उप बनाकर चुप कर दिया गया। और वो बोलते नहीं है जल्दी, वो कब बोलते हैं जब उनको कहा जाता है बोलने के लिए। अभी जब जाति जनगणना का सवाल लगातार उठ रहा है तो कहा गया कि अब आप बोलो इसका, क्योंकि आप ओबीसी हो तो आप ही बोलो। तो आए केशव मौर्य जी ने, और केशव मौर्य जी ने कहा कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जनगणना के समर्थन में है। अरे मौर्य जी, आपका शीर्ष नेतृत्व अगर जनगणना के समर्थन में है तो सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, तो आप जनगणना करवा क्यों नहीं लेते? डर किसका है जो नहीं करवा रहे हो? या तो खुल के कह दो कि भागवत जी का डर है, या तो खुल के बता दो किसका डर है। और अगर डर नहीं है तो करवा क्यों नहीं लेते? तो करना नहीं है। जब हमारे लोग हल्दी देखकर ही पीले हो जाते हैं तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? और जब चुनाव में वोट का समय आता है तो ओबीसी के लोगों के जाति का कैंडिडेट दे दिया जाता है, और ओबीसी के लोग क्या कहते हैं? अरे जाति की इज्जत बचाना है, जाति की। मैंने कई जाति के लोगों को पूछा, अरे तुमने कैंडिडेट तय किया कि बीजेपी वालों ने तय किया? कहा नहीं, बीजेपी वालों ने तय किया। तो हमने कहा तुम्हारी इज्जत कैसे चली जा रही है? तुम जाति वालों ने अगर जाति का कैंडिडेट तय किया होता, वो हार जाता तो तुम्हारी इज्जत जाती, लेकिन जब बीजेपी वाले कैंडिडेट दे रहे हैं तो तुम्हारी इज्जत कैसे चली जा रही है? अरे तुम्हारा हक अधिकार भी लूट रहे हैं और तुम्हारी जाति का चेहरा दिखाकर तुम्हारा वोट भी लूटने का काम कर रहे हैं, तुम्हारा सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। दो नशा ओबीसी के ऊपर बहुत ज्यादा सवार है। एक जाति का नशा सवार है, एक धर्म का नशा सवार है। जो ओबीसी की लड़ाई लड़े वो ओबीसी का नेता नहीं है, जो ओबीसी का लड़ाई लड़े उसको ओबीसी नेता नहीं मानता। ओबीसी किसको नेता मानता है? ओबीसी उसको नेता मानता है जिसको आरएसएस, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से घुमाने का काम करते हैं, मीडिया में प्रचार करवाते हैं। वो कभी ओबीसी के बारे में नहीं बोलता, लेकिन कहते हैं ओबीसी का नेता है। मुझे कई मीडिया वाले पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता है। मैंने कहा बहुत लंबा कैरियर है नरेंद्र मोदी का, बहुत दिन तक आरएसएस के प्रचारक रहे, फिर गुजरात के कई साल मुख्यमंत्री रहे, अब प्रधानमंत्री है। कभी ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके समय में तो मंडल की भी लड़ाई चल रही थी। क्या मंडल की लड़ाई में कभी नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए? तो कभी नहीं शामिल हुए। तो फिर नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता कैसे हो गए? तो हमें फर्क करना पड़ेगा कि ओबीसी में पैदा होने मात्र से कोई ओबीसी का नेता नहीं बन जाता। जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़े वही ओबीसी का नेता हो सकता है। वो किसी जाति का हो सकता है, मगर वो ओबीसी का नेता हो सकता है जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़े। मेश्राम साहब ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सारे ओबीसी के लोग मेश्राम साहब को ओबीसी का नेता मानते हैं। लेकिन जो ओबीसी में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है, ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो हम उनको ओबीसी का नेता कैसे मानेंगे? और अगर ऐसा मानेंगे तो जैसे सत्यानाश हो रहा है आगे भी होता रहेगा। तो जाति का नशा कम करना पड़ेगा। जब जाति का नशा कम होगा तब वर्ग का नशा चढ़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 6000 से ज्यादा टुकड़े ब्राह्मणों ने बनाए थे हमारे बहुजन समाज के, उसको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 4 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। तो पहले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी बनो और फिर सब एकजुट होकर मूल निवासी बन जाओ, तो देश में हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। जाति का नशा कम करना होगा, दूसरा धर्म का नशा उतारना होगा। क्योंकि ब्राह्मण हर बार हमको धार्मिक मुद्दे में उलझा देते हैं और हम धार्मिक मुद्दे में उलझकर अपने हक अधिकार का मामला भूल जाते हैं। जैसे अभी मैं कई बार मीडिया में भी पूछ रहा हूं, मंचों से भी पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, 5 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, चलो 4 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, चलो 3 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, चलो 1 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया। तो कोई काम नहीं है ओबीसी के लिए, लेकिन ओबीसी का नेता हो, ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ये हल्ला मचाया जा रहा है। काम कुछ किया नहीं, फिर वोट कैसे मिलेगा? फिर अयोध्या में मंदिर बनाकर धार्मिक भावनाएं भड़काकर
वोट लेने की साजिश चल रही है, इस साजिश को रोकना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि ये हमारे हक अधिकार की बलि चढ़ रही है, ये हमारे पुरखों की जो विरासत है उसको खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए जो सारा षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस दिन पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा काला दिवस मनाने का काम करेगा। हम लोग 22 जनवरी के दिन को काला दिवस घोषित करेंगे, क्योंकि इस हवन में जो हवन वो कर रहे हैं उसमें हमारे लोगों की बलि चढ़ाने का काम चल रहा है, हमारे हक अधिकारों की बलि चढ़ाने का काम चल रहा है और हमारी गौरवशाली विरासत को भी खत्म करने का काम चल रहा है। इसलिए 22 जनवरी को काला दिवस मनाया जाएगा। माननीय वामन मेश्राम साहब को हम अनुरोध करेंगे कि इस काला दिवस में आपका भी साथ सहयोग समर्थन हमको मिले। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्य।